आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। ठीक है, कौन सा सेल? ठीक है ना, ये वो सेल नहीं है जिससे हमें विद्युत ऊर्जा लेनी है। ठीक है ना, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, किन किन कक्षाओं में रहते हैं, उन कक्षाओं की संख्या, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी परमाणु है जिसका न्यूक्लियस मान लीजिए ये है नाभिक, ठीक है, तो नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, उन कक्षाओं को हम शो करते हैं। जैसे पहली कक्षा को किसे दिखाते हैं? के से। दूसरी कक्षा एल पे, एम पे, ऐसे करके जो है कक्षाओं को शो किया जाता है। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठवीं, सातवीं। ठीक है, मैक्सिमम अब तक जो फाउंड हुई है वो 7 कक्षाएं टोटल जो है मिली है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, जो पहली कक्षा है। अच्छा, कक्षा के अंदर भी कुछ उप कक्षाएं होती हैं। जैसे फर्स्ट वाली पहली जो कक्षा है, ठीक है, जिसको आप 1 नाम दे सकते हैं या के, इसमें 2 उप कक्षाएं होती हैं। ठीक है, वो उप कक्षा होती है एक एस, पहले में से 1 एस होती है, इसको कहते हैं उप कक्षा, उप कक्षा। ठीक है, और दूसरी जो कक्षा है, ये कक्षा है, इसमें 2 उप कक्षाएं होती हैं, एक आपका एस और दूसरा क्या होता है? उप कक्षा या उपकोष भी कहते हैं इसे। ठीक है, और तीसरे में एस होती है, पी होती है और डी होती है। चौथे में 4 एस होती है, पी और डी, और लास्ट में एक और इसमें एफ होती है। 4 कक्षा उप कक्षा है। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। यस में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें अधिकतम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं? 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, डी में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, और एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, तो यस जो कक्षा है, उपकोष है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में अधिकतम कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। अब भरने का जो रूल है, अगर हम कक्षा की बात करें तो जो आपका एस होता है, ठीक है, एस में ये आपका 1s, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये ऐसे, पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणावर्त, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा जो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत दिशा में। एक घड़ी की दिशा में अगर हम बात करें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो दाहिने साइड इलेक्ट्रॉन है इसकी जो दिशा है, इसकी एक घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, एक दिशा ऐसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहा होता है इधर वाला, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसकी दिशा उल्टी होती है, घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही घूमेगा। अगर हम पी की बात करें तो पी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम कितने होते हैं? 6। ये आपका पी, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कक्षाओं का नाम भी है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरने का रूल है, पहले पी एक्स को भरते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, तीसरा इसमें भरते हैं। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? यहाँ। ये नहीं कि यहाँ से पहला और दूसरा यहीं से भरते हैं, ऐसे नहीं भरते हैं। ठीक है, पहले ये भरते हैं, फिर ये भरते हैं, फिर ये, फिर इसको वापस से रिटर्न होते हैं, ऐसे। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जो है, मतलब हर एक डिब्बे में, ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 अधिकतम। उसके बाद अगर हम डी की बात करें, डी में टोटल कितने होते हैं? 10। इसमें कितने डिब्बे होंगे? 5 डिब्बे होंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरने का रूल यही है, ऐसे भरेंगे। ठीक है,
फिर वापस से इस तरह करेंगे तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एफ है, एस में कितने डिब्बे बनेंगे? 7 बनेंगे, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉन से इस तरह भरने का रूल है। तो यहाँ से आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो उपकोष या उपकक्षाएं टोटल कितनी होती है? 4। कितनी होती हैं? 4 उपकोष होते हैं, 4 उपकक्षाएं होती हैं, एस, पी, डी और एफ। इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो याद रखना है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन तो याद हो जाएगा, आपको याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो परसेंटेज, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में अगर परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें H2CONS2, ठीक है, किसका सूत्र है ये? यूरिया का। वेरी, ये यूरिया का सूत्र है, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। 78% वायुमंडल जो होती है, अब इसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही पूछे। तो यूरिया में नाइट्रोजन 46%। कैसे पता? बोरे पे लिखा रहता है, सही। घर में यूरिया आदि इसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन कितने परसेंट है। अगर आपको निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इनका आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो इनके परमाणु भार को पहले आप जोड़ लीजिए। जैसे नाइट्रोजन का कितने नाइट्रोजन इसमें, इस नाइट्रोजन का जोड़ेंगे तो आपका 14 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। उसके बाद कार्बन का परमाणु भार जोड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन का जोड़ेंगे, उसके बाद फिर नाइट्रोजन का जोड़ेंगे, फिर 2 हाइड्रोजन। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका? 14 + 16, 16 गुना 32 हो जाएगा। अब 32 हमारा 44, 44 2 46 और 14 60। तो आपके पास टोटल इसका परमाणु भार कितना आ गया? ये टोटल सबका है। अब इसमें से अगर केवल नाइट्रोजन के चाहिए तो कितना होंगे नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो नाइट्रोजन परमाणु भार कितना हो जाएगा केवल नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का टोटल हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आपको परसेंटेज चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम आप देते हैं, एग्जाम में आप एक टोटल पूर्णांक होता है ना, जैसे हाई स्कूल में है तो पूर्णांक कितना होता है? 600 का। मान लीजिए उसमें आपने 400 नंबर प्राप्त किया तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 400/600 गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे भी ये समझो टोटल पूर्णांक हो गया आपका, कितना हो गया? 60। टोटल कितना हो गया? 60। उसमें से नाइट्रोजन कितना है? 28 है, ठीक है। तो 28 बटे कितना हो जाएगा? 60। अब पूरा कितना कर देंगे? 100। अब इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 2 तिहाई 2 5। अब ऊपर गुणा करेंगे, 28 में 5 का 5 बटे 40, 5 गुना 10 अब बटे, अब 3 से भाग कर दीजिए, 3 चौको 12, 3 छक्का 3 छक्का, ठीक है ना। तो 46.6%। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? लिखा होता है, तो वो तो वहां से आप देख लेंगे। इसी तरह अगर कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो परसेंटेज उसका निकाल लेंगे ना, टोटल उसका अनुभार आपको पता होना चाहिए। अनुभार पता है उसको निकालिए, जिस तत्व का परसेंटेज चाहिए उसका अनुभार, अब बटे टोटल अनुभार, अब गुणा क्या कर देंगे? 100। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज, ठीक है ना।
यूरिया के अलावा एक आध कंपाउंड और आप देख लीजिए। कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस का परसेंटेज क्या है, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं। जैसे H2O है, जल है, जल में अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछे, जैसे H2O है ना, H2O में अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का परसेंटेज, ये हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो कितना हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का अनुभार एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का दो हो गया, बटे टोटल कितना होगा, दो इसका 16 इसका 18, अब गुना क्या कर देंगे, ठीक है ना, 2 से काट दीजिए इसको, 9 यानी 100/9, 9 से भाग कर दीजिए इसमें, 11.1, मतलब इतना परसेंटेज है हाइड्रोजन किसमें, जल। तो इसी तरह किसी भी कंपाउंड का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, बट वहां पे आपको जो याद रखना है वो है अनुभार, ठीक है ना, अनुभार आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली आप कम से कम 30 एलिमेंट का तो याद ही होना चाहिए, ठीक है, कितने एलिमेंट का, 30 एलिमेंट का, और 30 एलिमेंट का नाम के साथ साथ आपको परमाणु भार भी पता होना चाहिए। जनरली इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वो आपको ऑप्शन में नहीं देगा कि इसका अनुभार इतना होता है। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में देता है वो अलग बात है, बट कंपटीशन एग्जाम में नहीं देगा, आपको याद रखना पड़ेगा। सोडियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार बताइए। फास्फोरस का, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 15, कितना होता है, तो परमाणु भार इसका होता है 31, कितना होता है, क्लोरीन का 35, ठीक है ना। तो आप मैग्नीशियम 24 होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का, ठीक है, 26। तो आप जितने भी तत्व है उनका परमाणु भार आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप परसेंटेज निकाल सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका दूसरे का है। जैसे कह रहा है 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना CO2 बनेगा। क्वेश्चन है कि 30 ग्राम, ठीक है, कार्बन को, ठीक है, जलाने पर, ठीक है, कितने ग्राम CO2 बनेगा। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन का मेंशन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का मेंशन हो क्वेश्चन में, बट ये याद रखेंगे कि अगर किसी भी कंपाउंड को आप जलाते हैं तो जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेसरी है जलाने के लिए ऑक्सीजन। तो 30 ग्राम आपके पास, तो इसका रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कार्बन है, इसको आप जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। तो 30 ग्राम है आपके पास, तो पहले आप इस रिएक्शन में देखें, तो 30 ग्राम हम बाद में लेंगे, बट इस रिएक्शन में कार्बन का भार कितना है, 12 होता है ना। मान लीजिए 12 ग्राम आपने कार्बन लिया है, कितना ग्राम, अब ऑक्सीजन जो भी हो 16 ग्राम होगा, 16 गुना 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम। कितने ग्राम बना है CO2, उसको आपको निकालना पड़ेगा। 12 किसका, ठीक है, 16 गुना 32 ऑक्सीजन का, तो 32 और 12, तो 44 ग्राम आपका बना है CO2। यानी 12 ग्राम आपने कार्बन को जलाया तो कितने ग्राम बना, 44 ग्राम CO2 बना, 12 ग्राम, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम जलाते हैं तो कितने ग्राम CO2 बनेगा,
44/12 ग्राम बनेगा। और हमसे कितना कैलोरी जलाना है? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम अगर आप जलाएंगे तो 44/12 और गुना कितना कर देंगे? 30। तो इतने ग्राम आपका क्या बनेगा? CO2। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, 3 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे और 10 से गुणा 11 में कर दें, 110 ग्राम आपका जो है CO2 बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पे थोड़ा रिएक्शन आपको पहले बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो उनका अणुभार है वो बन जाएगा ग्राम में मान लेंगे। ठीक है ना, जो उनका अणुभार है वो ग्राम में हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करके फिर परसेंटेज इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर पूर्ण रूप से कितने ग्राम H2O बनेगा? ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन उसको जलाएंगे तो कितना ग्राम H2O बनेगा? तो बताएं आगे, नोट कर रहे हैं। आसान है ना? आसान है ना? कठिन लग रहा है? आसान है। मैथ पढ़ने वालों के लिए तो बहुत आसान है, पूरा भाग आपको आता ही होगा, है कि नहीं? टैलेंटेड बच्चे आप लोग हैं पूरा भाग में। ठीक है, तो अब इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन है 10 ग्राम, चलो 10 ग्राम हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर, ठीक है, कितने ग्राम H2O बनेगा? अब हाइड्रोजन को जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। यानी ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? जल। तो जल का सूत्र पता ही है। क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? अभी बैलेंस है? अभी बैलेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा इधर करेंगे तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा है ना। तो हाइड्रोजन को जलाने पर ऑक्सीजन बनती है, सॉरी हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बना? H2। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, एनर्जी या उष्मा कह सकते हैं, उष्मा भी कह सकते हैं, ऊर्जा भी कह सकते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन को जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन को डायरेक्ट नहीं जला सकते। ठीक है, ऐसा अभी संभव नहीं है। हाइड्रोजन का जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा अलग है, एडवांस, आप कह सकते हैं एडवांस साइंस में अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो आपके पास क्या मिला? ऊर्जा है, उष्मा, साथ में क्या बना? जल। तो इसमें आपके पास कोई भी वेस्ट पदार्थ नहीं बना है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उष्मा या ऊर्जा बनती है, एक तो खाना पक जाता है, दूसरा उसमें कौन सी गैस निकलती है? CO2। और CO2 का ज़्यादा उत्पादन होगा तो वायुमंडल में प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो सरकार ने या सभी लोगों ने सुझाव दिया कि अब इस CO2 को कम करना चाहिए। सभी देश अपने कार्बन की कटौती करें, CO2 की। कार्बन, कोयला भी जलाते हैं, कोयला भी कार्बन ही है, उससे बिजली बनाते हैं, उससे भी CO2 का उत्पादन ज़्यादा होता है, वायुमंडल में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़े हैं ना, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर 10 साल से देखा जाए तो एक 2020 सालों से तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका वातावरण का बढ़ गया है। और फ्यूचर में अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहा वायुमंडल में तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसका नतीजा क्या होगा?
गर्मी बढ़ेगी वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे, बट ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो हिमालय है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर जहाँ पे बर्फ जमी है ना, वो सब ज्यादा पिघलेंगे। वो पिघलेंगी तो वो पानी कहाँ जाएगा? नदी के थ्रू कहाँ जाएगा? समंदर में। और समंदर के निकट जितने सारे द्वीप है ना, जितने सारे देश, सब डूब जाएंगे, सब पानी में डूब जाएंगे अधिकांश, चाहे इंडिया का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए CO2 का उत्पादन कम से कम होना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? LPG लगा दिया, सबके घर में सिलेंडर दे दिया है फ्री में, जलाइए, ठीक है। जिसकी वजह से कम कार्बन में, CO2 के उत्पादन में कमी होगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जो है अपशिष्ट बचता है। तो हम थोड़ा अगर एडवांस में सोचें कि हमारे पास एक ऐसा कोई जरिया हो, एक तरीका हो कि हम उष्मा या ऊर्जा बनाएं, लेकिन उसके बाद उसमें से कोई अपशिष्ट पदार्थ न निकले, खाना भी बन जाए, काम भी हो जाए और कोई अपशिष्ट पदार्थ न निकले, तो वो है हमारे पास ऑप्शन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आप जलाते हैं ऑक्सीजन से, तो एक तो ऊर्जा है उसमें बनेगी, जो अपना काम हम कर लेंगे, खाना बना लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। दूसरा चीज में क्या बना है? जल। और इस जल को हम क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। अंतरिक्ष में एक मिशन गया था, अपोलो मिशन, आप सुना है? अपोलो मिशन में ये विधि अपनाई गई थी। हालांकि इतना आसान नहीं, जितना ये रिएक्शन दिख रहा है उतना ये आसान है नहीं। आप किसी भी हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं जला सकते। अगर ऐसा करते हैं तो विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। विस्फोट मतलब जैसे बम फूटता है ना, वैसे ही फूट जाएगा। उसके पास जो रहेगा वो जल भी जाएगा, मर भी सकता है। तो आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से डायरेक्ट जला नहीं सकते, ठीक है। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा संभव हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो आने वाले सिलेंडर में आपके पास जो LPG है उसकी जगह क्या भरा जाएगा? हाइड्रोजन भरा जाएगा। उसके लिए एक तरीका बनेगा, जल भी बनेगा, तो जल को आप पी भी सकते हैं। तो अपोलो मिशन में ये यूज किया गया था। वहाँ पे बिजली बनाने के लिए, उष्मा बनाने के लिए इसका यूज किया गया था, जिसमें जल बना था। तो जो जल बना था वो लोग क्या करते थे? अंतरिक्ष यात्री पी सकते थे, ठीक है। तो आगे इसमें निकालना है। चलिए आप बताइए कितना हाइड्रोजन का भार इसमें है? कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? 4 है ना। 2 का गुणा करिए 2 में, 4। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसका 4 को निकाल सकते हैं 32 ग्राम। कितना बना है? कितना बना है? अगर आप जोड़ ले, इसी को जोड़ लो। अगर ये निकालने नहीं आ रहा है तो इसी को जोड़ लो। 32 4 तो 36 ग्राम ये बनेगा। आप यहाँ से भी जाओ निकाल सकते हो। 16 इसका, 16 गुना 32, 2 गुना 4, 32 4 36, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन आपने जलाया तो 36 ग्राम क्या बना? H2O बना, 36 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम जलाएंगे तो कितना बनेगा? 36 बटा 4 ग्राम। तो कितने जलाने के लिए कह रहा था? 10 ग्राम। तो कह रहा था कि 10 ग्राम जलाए तो कितना बनेगा? तो 36 बटे 4 10। पहाड़ा तो आता होगा, है ना? सबको आता होगा पहाड़ा। 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपका H2O यानी जल बनके तैयार हो जाएगा, जिसे आप पी सकते हैं, ठीक है। शुद्ध है, शुद्ध जल बनेगा, ठीक है। कह रहा है 50 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर या गर्म करने पर कहा है कितना ग्राम CaO बनेगा, ठीक है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सूत्र होता है उसका, गर्म करने पर कितना ग्राम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कितने ग्राम CaO बनेगा? ठीक है।
तो 50 ग्राम है CaCO3, 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम CaO बनेगा? ठीक है, तो 50 ग्राम है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मोती जानते, मोती पत्थर जो होता है, ठीक है ना, उसी का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। CaO जो होता है वो सूखा चूना होता है, सूखा चूना, भुजा हुआ नहीं। भुजा हुआ तब होगा जब उसको आप उसमें पानी मिला देंगे, तो पानी मिलाएंगे तो CaOS ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो CaO को कहते हैं सूखा चूना, सूखा चूना। घर की पुताई के लिए लेके आते हैं ना मार्केट से, घर की पुताई के लिए, फिर इसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, CaO में पानी मिला देते हैं, तो बन जाता है CaOH ट्वाइस, ये बन जाता है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक क्षार है। ठीक है ना, तो CaO प्लस H2O, तो साथ में यहाँ पे ऊष्मा भी बनती है। ठीक है ना, अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऊष्मा भी बनती है। जब आप किसी भी चूने को, सूखे चूने को पानी में डालते हैं तो खोलने लगता है, उसमें हाथ डालेंगे ना, खोलता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक नाम ही देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा भी निकलती है। अब इसको गर्म कर रहे हैं हम लोग, देखो, तो CaCO3 को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, तो दो चीजें बनेगा, एक तो बनेगा CaO, दूसरा बनेगा CO2 बनेगा। ठीक है, इसको गर्म करना है, जलाना नहीं है। ठीक है, गर्म करेंगे तो CaCO3 से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो अब यहाँ पे इसका परमाणु भार पता होना चाहिए, कैल्शियम कितना होता है 40। ठीक है, तो 40 ग्राम आपका कैल्शियम हो गया, और कार्बन कितना होता है 12। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का 16 या 48 और 12 60 और 40, मतलब ये कुल मिला जुलाकर कितना है 100 ग्राम। और हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो किससे पूछा है, CaO से पूछा है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि हमें ये प्राप्त करना है CaO। तो अगर आप जोड़े इनको, कैल्शियम का 40 हो गया और इसका कितना हो गया 16, 40 और 16 56 होगा, एक ही है ना परमाणु, ये हो गया 56 ग्राम। मतलब ये है कि 100 ग्राम अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, गर्म करते हैं, तो कितने ग्राम CO बनेगा। तो अगर 1 ग्राम होता तो कितना बनता, 56/100 ग्राम बनता। और कितने ग्राम वो कह रहा है 50 ग्राम। तो अगर 50 ग्राम आपने लिया है तो हो जाएगा 56/100 गुणे 50। काटना तो आपको आता ही है, काट डालिए, 50 से कम 50, 50 गुना 2 से 56 को काट डालिए, कितना आएगा 28। क्या बात, 28 ग्राम। तो 28 ग्राम आपने प्राप्त कर लिया CaO। ठीक है ना, तो इसमें परेशानी किस चीज में आ सकती है, परमाणु भार, है ना। अगर आपको परमाणु भार याद नहीं है
तो नीचे तो किए, देखो टोटल ये था, इससे इसमें भागी तो किए। 100 ग्राम से कितना ग्राम बना था? 56 ग्राम। तो 1 ग्राम निकालेंगे तो 56/100। ठीक है, पिछला वाला भी इसी तरह था, बट उसमें इधर एक ही कंपाउंड बन रहा था, जैसे H2 + O2 = H2O था ना, तो इधर एक ही कंपाउंड बन रहा था ना। तो इधर टोटल में हमने नहीं किया, टोटल का मतलब दोनों मिलकर एक ही कंपाउंड बन रहा था। वो अलग बात है कि इतना 100 ग्राम आया ना, इधर भी टोटल 100 ग्राम ही है। 56 ये हो गया, इसको जोड़ेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे तो 100 ग्राम वो भी होगा। लेकिन हमें ये टोटल जो बन रहा है, टोटल की मात्रा तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ कह रहा था कितना ग्राम CaO बनेगा। तो 100 ग्राम से कितना CaO बना? 100 ग्राम से 56 ग्राम बनाएगी। ठीक है, तो 1 ग्राम से 56/100। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन में क्या परेशानी थी आपको? H2 2 H2 था, O2 था, तो बना था 2H2O। इधर का टोटल जो भार है, इधर टोटल भार के क्या होता है? बराबर होता है। लेवासी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया था ना सिर्फ कि कितने ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर ये बनेगा, तो हाइड्रोजन को हमने इससे लिंक किया था। ठीक है ना, यहाँ पर CaCO3 से कितना CaO बनेगा, तो इसको किससे लिंक करेंगे? इससे करेंगे। बाकी जो अलग चीजें है उसके ऊपर विचार नहीं। ठीक है ना, किससे कितना बनेगा उसी से उसको लिंक करना है। ठीक है, तो CaCO3 से कितना CO बनेगा, इसका भार निकालेंगे, इसका भार निकालेंगे, उसी से आपका आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी कितने ग्राम H2 को जलाने पर H2O बनेगा, तो H2 से हम लिंक कर देंगे किसको? H2O। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको भी लेके चले। वो अलग बात है, इसका अनुभार टोटल बराबर होगा उसके अनुभार का। ठीक है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लोगे आसानी से, कर लेंगे ना। अब आगे इसमें बताते हैं, आगे चले। अब जो है अफबाउ का नियम, नाम सुने? अफबाउ का नियम। अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, अफबाउ का मतलब होता है निर्माण करना या भरना। ठीक है, इतने सारे तत्व हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं तत्वों का, उसके लिए हम ये नियम लेते हैं। ठीक है ना, जैसे पहली कक्षा जो होती है उसमें सिर्फ एक उप कक्षा होती है, वो होती है S। दूसरी जो कक्षा है उसमें 2 उप कक्षाएं होती हैं, 2S और 2P। तीसरी जो कक्षा है उसमें 3 होती है, 3S, 3P और 3D। 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P। ठीक है, 5P 6 हो जा रहा है, 5P, 5D, 5F। ठीक है, 6S, 6P। ठीक है, और 6D, फिर 7S। तो भरने का क्या रूल है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसमें भरते हैं? 1S। ठीक है, 1S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। फिर इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? 2S। 2S के बाद किसमें भरते हैं? 2P में भरते हैं। फिर 3S में भरा जाता है। 3S के बाद 3P में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 3P के बाद 4S में, तो 4S के बाद 3D। यहाँ पे देखो डिफरेंट आया है। अगर आप क्रम से चले ना, क्रम से चले तो पहले 1S को भरेंगे, 2S को भरेंगे। ठीक है, फिर 2P को भरेंगे, फिर 3S को भरते हैं, 3S के बाद 3P को भरते हैं। तो 3D अब नहीं,
3p के बाद 4s को भरा जाता है, 4s, 4s के बाद तब 3d आता है, 3d के बाद फिर 4p, 4p के बाद फिर 5s, 5s के बाद फिर 4d में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, 4d के बाद 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, 5d में, 6p में, 7, उसके बाद फिर ये 5f और ये 6 इलेक्ट्रॉन को भरने का ये रूल है। अधिकतम लीटर आपको पता ही है, बोर-बरी नाम सुने हो? तो बोर-बरी ने एक नियम दिया था, ठीक है, कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 2n स्क्वायर, जहाँ n जो है कक्षा है, n क्या है? कक्षा संख्या है, कक्षा संख्या, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछे कि n बराबर 1 यानी पहली कक्षा, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखो, 1 का वर्ग करिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा पहली कक्षा में? तो पहली कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके वो होंगे 2। दूसरी कक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो n बराबर 2 रखिए, 2 का वर्ग करिए, 4 दूना कितना आ जाएगा? 8। n बराबर 3 रखिए, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 का वर्ग 9 दूना 18, तो n टोटल आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा 18। 4 रखिए, 4 जो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी चौथी कक्षा में, 4 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो जाएगी कितनी? 32। 5 रखेंगे 50 रहेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है। अब इसमें वो भरे कैसे जाते हैं अगर आपको देखना है तो देखो, s में अधिकतम कितने होते हैं? 2, तो 2s में भर देते हैं क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में ये 2 2 जो लिखा है ना, ये कक्षा का सिंबल है, ठीक है। s और p इसकी उप कक्षा है, तो 2 इसमें भरेंगे और p में अधिकतम कितने होते हैं? 6, तो 6 और 2 मिला के 8, तो दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। इसमें अगर आप देखो 6 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया 8, और इसमें कितने होते हैं? 10, कितना हो गया? 18। तीसरी कक्षा में कितना हो गया? 18। इसमें आप 2 भरेंगे, 6 इसमें भरेंगे, 10 इसमें भरेंगे, 14 इसमें भरेंगे, 32 कितना होगा? 32, ठीक है। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है, अब तक जितने सारे तत्व ज्ञात हैं उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनसे कंप्लीट हो जाता है। फ्यूचर की बात अलग है, फ्यूचर में और तत्वों की खोज हुई तो ये आगे और बढ़ेगा, ठीक है ना। अब तक इतना ज्ञात है उनके हिसाब से ये, अगर फ्यूचर में बढ़ते हैं तत्वों की संख्या तो ये भी आपके आगे क्या होगा? बढ़ेगा, इसके आगे बढ़ने वाले, ठीक है। भरने का क्रम, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है, ठीक है ना, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप भरेंगे तो वो रूल आप पहले किसमें भरा जाएगा? इलेक्ट्रॉन यस में, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 2 कितना? 11 है ना, एक बचा हुआ है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अब इसमें जो 2 अपवाद में आता है, अगर 30 तत्वों तक देखें तो एक आपका आता है कॉपर, ठीक है, कॉपर, और एक होता है क्रोमियम। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना, वो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अब सही से पढ़िए इसको, बंद कर।